गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग ये समझेंगे कि बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो पहले तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के वेस्ट मटेरियल को शरीर से रिमूव करना। एंड वेस्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, CO2, NaCl एंड एक्सेस वाटर। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक्सक्रेटरी सिस्टम है। मेन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो हमारा किडनी है। किडनी के अलावा लंग्स ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, क्योंकि लंग से CO2 और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिलीज होता है। स्किन, क्योंकि उसमें स्वेट ग्लैंड है जो वाटर, NaCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आज का प्राइम फोकस है वो है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज पे। किडनी का अगर बात किया जाए तो किडनी का जो शेप है वो बीन शेप्ड है। किडनी का जो शेप है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। एंड किडनी के अलावा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है वो है यूरेटर। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरेथ्रा। These structure constitute the human excretory system. First one is kidney, second is ureters, the pipes which carries the urine from kidney to urinary bladder, and urinary bladder, a bladder-like structure which stores the urine for temporary period, and urethra from where यूरिन passes out from the body. किडनी का नंबर 2, अ पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनीज है, यूरेटर्स 2 है, यूरिनरी ब्लैडर 1 एंड यूरेथ्रा 1। इसके अलावा जो यहां पे नेम गिवन है, जैसे कि हमारा इंफीरियर वेना कावा एंड रेनल आर्टरी, रेनल वेन, दीज आर ब्लड वेसल, डॉर्सल एओर्टा। These 4 structures, inferior vena cava, renal artery, renal vein and dorsal aorta are the blood vessel. Inferior vena cava का एक ब्रांच का नाम है renal vein, dorsal aorta का एक ब्रांच का नाम है renal artery. renal artery, इस renal artery का काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड along with नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किडनी तक लाने का। ठीक है, ये जो हम लोग का रेनल आर्टरी है वो रेनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड along with नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किडनी तक लाने का काम करेगा। और जिस जगह पे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल करके उस ब्लड को प्यूरिफाई किया गया एंड द ब्लड जो यहां इंटर किया था, वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया गया, उस ब्लड से ऑक्सीजन भी किडनी के डिफरेंट सेल्स को प्रोवाइड किया गया। मतलब एक साथ 2 काम हो गया, ब्लड का प्यूरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन भी, एंड दूसरा ब्लड का जो ऑक्सीजन है उसको सेल तक डिलीवर किया गया। जब ये सेल को ऑक्सीजन देता है तो रिटर्न में क्या लेगा? CO2। मतलब अब वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रेनल वेन के थ्रू बाहर आएगा और वो नाम यहां दिया है। एंड रेनल वेन अदर वेन्स के साथ यूनाइट होकर के क्या बनाएगा? इंफीरियर वेना कावा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कि हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट हो गया किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, एंड द आर्टरी विच कैरीज द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल along with oxygen to the kidney is known as renal artery, and the vein which carries deoxygenated blood and is purified, that means there's at minimum amount of nitrogenous waste is present in renal vein. We can't say 0 amount, क्योंकि कुछ अमाउंट हो सकता है कि उसमें बचा रह जाए, लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि बॉडी का वो ब्लड वेसल जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? रेनल वेन। क्लियर? तो रेनल वेन
उस प्यूरिफाइड ब्लड को वेना कावा के साथ मिक्स कर दिया, लेकिन उस वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि वो CO2 को लेकर के आया। क्लियर? अब ब्लड जब हमारा किडनी में इंटर करता है तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। इन वन किडनी अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन आर फाउंड। दैट मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में मिलता है, जिस किडनी का शेप जो है बीन शेप्ड है, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ का बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस का बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर। उस छोटे से किडनी में, जिसका लोकेशन हमारे डॉर्सल साइड में होता है, मतलब बैक साइड में। क्लियर? एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल पोर्शन में बैक साइड में किडनी का लोकेशन है, इन बिटवीन द फ्लोटिंग रिब्स। उस छोटे से किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, एंड इसी नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो है ब्लड को फिल्टर करना। सो नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन से ही कंप्लीट किडनी बना है। और दूसरा, किडनी का फंक्शन ब्लड को प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना, ये काम एक्चुअली कौन करता है? इसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में ये हो गया हमारा वो ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को इस नेफ्रॉन के पास लाया है। तो उस आर्टरी का नाम क्या बताया गया था जो किडनी में इंटर करता है? उसका नाम था रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी का डायमीटर इतना स्मॉल नहीं है कि वो इस नेफ्रॉन, जो कि हम लोग यहां डायग्राम बड़ा दिख रहा है बट इसका साइज काफी छोटा है, तो इस छोटे से नेफ्रॉन तक वो रेनल आर्टरी खुद जा सके। तो इसका एक ब्रांच जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, एंड रेनल आर्टरी डिवाइड करके एफरेंट आर्टरियोल बनाता है, एंड एफरेंट आर्टरियोल नाइट्रोजनस वेस्ट को किसके पास ले आया? नेफ्रॉन के पास। नेफ्रॉन का जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन इज फॉर्म्ड बाय ब्लड वेसल, एंड विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल? कैपिलरी। ये एफरेंट आर्टरियोल डिवाइड करेगा, थिनेस्ट ब्लड वेसल बनाएगा, दैट मीन्स कैपिलरी, एंड कैपिलरी के टफ्ट को, कैपिलरी के ग्रुप को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी, एंड ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि ये नेफ्रॉन को नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल करके भेज देगा, इसलिए ग्लोमेरुलस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एंड ये वाला जो पार्ट है जिसका शेप मोर और लेस कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बाउमेन्स कैप्सूल। क्लियर? बाउमेन कैप्सूल के बाद जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको शॉर्ट में हम लोग PCT कहते हैं। एंड दिस हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज हेलेज लूप। This hairpin shape structure is known as Henle's loop, and this tube is known as distal convoluted tubule, and in short it is termed as DCT. And the tube which collects the filtrate from different DCT, like this one is also DCT, this is also DCT, distal convoluted tubule. Different DCT opens into a common tube known as collecting duct. क्लियर? ये जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल है वो डिवाइड करके ग्लोमेरुलस बनाया, एंड ग्लोमेरुलस जो है उसके कैपिलरीज फिर से यूनाइट करेंगे और एक और ब्लड वेसल बनेगा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि आर्टरी डिवाइड करते हैं और कैपिलरी फॉर्म होगा, कैपिलरी का यूनाइन होगा, कैपिलरी को यूनाइट किया जाएगा और वेन का फॉर्मेशन होगा। बट यहां एक एक्सेप्शन केस है कि कैपिलरी
यूनाइट करके यहां पे एक आर्टरी ही बनाएगा, एंड दिस आर्टरी इज नोन एज इफरेंट आर्ट्रियोल. Why I'm saying that it is known as efferent arteriole, not vein? क्योंकि यहां पे ग्लोमेरुलस में केवल नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर किया गया है, वहां के सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया गया. जब तक एक ब्लड वेसल से ऑक्सीजन सेल तक नहीं जाता, CO2 उसमें आता नहीं है, तब तक उसको हम लोग वेन नहीं कंसिडर कर सकते. ठीक है, यहां पे आर्टरी जो रहता, अगर ये ऑक्सीजन इधर डिलीवर कर देता, CO2 ले लेता, तो कहते हैं यहां पे जो डिवीजन करने के बाद या यूनियन करने के बाद जो फॉर्म हुआ उसका वेन नाम है. बट ऐसा हो नहीं रहा है. यहां पे क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल सिंपली वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट अलोंग विथ सम लिक्विड कंटेंट, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा लिक्विड कंटेंट यहां पे आएगा, वो लिक्विड कंटेंट ही केवल बाहर निकला है एंड ऑक्सीजन नहीं निकला, जिस कारण से ये कहलाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन का डायग्राम इस वे में आप अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें एंट्री कहां से हो रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड करके ग्लोमेरुलस विच डिवाइड्स टू फॉर्म इफरेंट आर्ट्रियोल, देन अ कप शेप स्ट्रक्चर नोन एज बाउमन कैप्सूल, दिस ट्यूब इज नोन एज पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. अब आ जाता है कि इस नेफ्रॉन का फंक्शनिंग कैसे होता है. नेफ्रॉन को अगर वर्क करना है तो किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ब्लड को फिल्टर किया जाता है, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अगर हम लोग को यूरिन बनाना है किडनी में, ठीक है, तो उसके लिए पहला जो स्टेप है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां होगा उसको समझते हैं. जैसे कि यहां पे बताया गया कि एफरेंट आर्ट्रियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर के ग्लोमेरुलस बनाएगा, एंड ग्लोमेरुलस में कुछ टाइनी पोर्स है. ग्लोमेरुलस किससे बना है, कैपिलरी से, एंड कैपिलरी का वॉल थिनेस्ट लेयर है, वो थिनेस्ट ब्लड वेसल है, क्योंकि उसका लेयर थिनेस्ट एक सिंगल लेयर से बना हुआ है. तो जब ब्लड वहां पे पास करेगा तो वहां पोर्स क्रिएट होगा, एंड फ्रॉम दोस पोर्स जो ब्लड का प्लाज्मा कंटेंट है, ओनली प्लाज्मा कंटेंट, नो फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट डज नॉट get accumulated in Bowman capsule, does not passes from the glomerulus, does not get exit from the glomerulus. Clear? तो यहां से जो ब्लड का प्लाज्मा कंटेंट है, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा नहीं कह सकते, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा along with nitrogenous waste are poured into the Bowman capsule, are filtered into the Bowman capsule. यहां पे जो लिक्विड कलेक्ट होगा, दिस लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेट. अभी जो यहां पे लिक्विड कलेक्ट हुआ है वो फिल्ट्रेट कहलाएगा. इस फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा, तो इसमें हम लोग को वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट, सब न्यूट्रिएंट्स, एंड यहां पे हम लोग को मिलेगा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया. तो बॉडी से एक्सक्रीट किसको करना है, तो क्या हम लोग को न्यूट्रिएंट को एक्सक्रीट करना है, नहीं. हम लोग को आयंस जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है उसको भी एक्सक्रीट नहीं करना है, और एक्सेस वाटर को शरीर बाहर निकालता है, लेकिन वाटर को जो मॉडरेट अमाउंट है तो उसको हम लोग शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे. मतलब वाटर को भी निकालना, कंप्लीट निकालना, ये हमारा फोकस नहीं है. हमारा मेन मकसद है यूरिया को निकालना, हमारा प्राइम फोकस है यूरिया को निकालना. बट यूरिया को निकालने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा, इसलिए हमेशा यूरिया के साथ पानी रहेगा. तो जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड some water, they have to be reabsorbed in the body. और उनके लिए अगला हमारा ट्यूब्स आएगा, जैसे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हिनलेज लूप है और डीसीटी है. ठीक है, दिस वन इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड कलेक्टिंग डक्ट. इन सभी ट्यूब्स का काम होता है जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको शरीर में वापस ले लेना, वापस एब्जॉर्ब कर लेना, एंड इसके लिए वर्ड क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन. तो आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हाट हैपेंस, रीअब्जॉर्प्शन. अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पे ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है कि ब्लड का जो प्रोटीन्स है, ब्लड का जो सेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज स्पर्म, एंड आफ्टर दैट आरबीसी. तो ये आरबीसी जो सबसे छोटा सेल है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है,
वो भी यहां से बाहर नहीं आ रहा। तो यहां पे फिल्ट्रेशन बिल्कुल एकदम प्रिसाइज मैनर में हो रहा है। दैट्स वाई दिस फिल्ट्रेशन इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसमें जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड आयंस, यूजफुल आयंस, उनको रीअब्सॉर्ब करना है, उनको वापस शरीर में लेना है। लेकिन वापस ये शरीर में जाएगा कहां? जब ये रीअब्सॉर्ब फिल्ट्रेट आगे पास हो रहा है तो यहां पर रीअब्सॉर्प्शन होगा, इस जगह पे रीअब्सॉर्प्शन होगा। तो रीअब्सॉर्ब होकर के वो सारे सब्सटेंस जा कहां रहे हैं? यहां से अगर वाटर निकल रहा है, यहां से Na+ निकल रहा है, इधर से हम लोग का कुछ सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, तो ये सारा सब्सटेंस बाहर निकल के किस जगह पे जा रहा है? तो जो इस जगह पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है, यहां पे जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है उस जगह पे, उसी ब्लड वेसल में इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, इन सारे वाटर को, आयंस को रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। क्लियर? अब रीअब्सॉर्प्शन होने से, ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होने से ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का जो आयोनिक लेवल है, एसिड बेस लेवल है, वो अनबैलेंस हो जाएगा, वो हमारा नॉर्मल नहीं रहेगा, एक्सेस हो जाएगा। एंड फॉर दैट ब्लड भी क्या करेगा? कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से, मतलब ब्लड से निकाल करके फिल्ट्रेट में मिक्स कर देता है। और ये काम कहां होगा? तो ये होगा हम लोग का पीसीटी में, डीसीटी में एंड स्मॉल अमाउंट कलेक्टिंग डक्ट में। हिनलेज लूप में ये काम नहीं होगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिक्रीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिक्रीशन। सिक्रीशन क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेस रीअब्सॉर्प्शन से ब्लड का पीएच लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड उस वजह से ब्लड को भी क्या करना होगा? आयंस को वापस क्या करना होगा? फिल्ट्रेट में डालना होगा। तो कौन से आयन को भेजेगा? एक बार एक आयन को ले और दूसरा बार उसी को भेज दे तो फिर फायदा क्या रीअब्सॉर्प्शन का? इसलिए जो ब्लड का नॉन यूजफुल आयंस है, वेस्टफुल आयंस है, लाइक K+, अमोनियम आयन, these H+, these ions are secreted back into the filtrate, back into the tubes, and जब लिक्विड इस कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिन। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यूरिन फॉर्म्स। यूरिन का फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें कौन पार्टिसिपेट किया? फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड वन इज बाउमन कैप्सूल। दूसरा रीअब्सॉर्प्शन, इसके लिए पीसीटी, हिनलेज लूप एंड डीसीटी। सिक्रीशन, पीसीटी, डीसीटी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रीसेक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट से भी होगा। हिनलेज लूप पार्टिसिपेट नहीं करेगा सिक्रीशन में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का फंक्शन। इस प्रोसेस से हम लोग का यूरिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहां तक? जब हमारा यूरिन इस जगह पे बन जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा, देन हम लोग का ये यूरिन को कहां पे पास किया जाएगा? तो इस यूरिन को पास किया जाएगा यूरेटर्स में। जब यूरिन का फॉर्मेशन हो गया किडनी में, तब इस यूरिन को पास करके यूरेटर में भेज दिया गया। यूरेटर इस यूरिन को कहां पहुंचाएगा? तो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल्ड होगा तो एक सिग्नल जाएगा। यह सिग्नल जाता है कहां पे? तो सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन फिल होना शुरू हो गया तो इसका स्ट्रेचिंग होगा एंड ड्यू टू स्ट्रेचिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक सिग्नल जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों में किसके पास जा रहा है? तो सिग्नल हमारा पहले जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? एक और सिग्नल जनरेट करेगा और वो यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल स्फिंक्चर से कवर्ड होता है, एक लेयर से कवर्ड है, दैट इज नोन एज यूरेथ्रल स्फिंक्चर। इस यूरेथ्रल स्फिंक्चर को ओपन करने का काम कर दिया कौन? स्पाइनल कॉर्ड, बाय सेंडिंग द सिग्नल। एंड यूरिन जो यहां पे फिल हुआ था वो बॉडी से बाहर आ गया। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, पासिंग आउट ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा इज नोन एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब एक ऐसा एक्शन जो हमारा ब्रेन रेगुलेट नहीं करवाया। जो कौन रेगुलेट करवाया? स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? बट ये रिफ्लेक्स एक्शन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो मिक्चुरेशन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? जब ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन इस यूरेथ्रल स्फिंक्चर का ओपनिंग को ये भी रेगुलेट करेगा। मतलब अगर मिक्चुरेशन शुरू हो जाएगा, जस्ट यहां से यूरिन बाहर आना शुरू हो जाएगा,
बट ब्रेन क्या करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का बाहर से एक और कवरिंग को कवर्ड कर देगा एंड इसके मदद से हम लोग अपने यूरिन के फ्लो को कंट्रोल कर पाते हैं। क्लियर? जब इंसान का किडनी फेल हो गया तो इन दैट केस हीमोडायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। हीमोडायलिसिस में जो मशीन है उस मशीन को डायलाइजिंग मशीन कहते हैं। उस मशीन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड एंड द कंपोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड इज सेम टू दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट in plasma urea is also found, nitrogenous waste is also present, but in dialysing fluid no nitrogenous waste are found. अब इस डायलिसिंग मशीन के थ्रू हम लोग कैसे वर्क करते हैं उसको समझना है। हम लोग क्या किए, एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाल लेंगे। आर्टरी क्यों लिया जाता है? क्योंकि आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो हम लोग एक स्मॉल कट करेंगे तो ब्लड यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और यह काम एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस के थ्रू ही होगा। तो यहां पे ब्लड को हम लोग निकाल करके ब्लड को पंप किया जाएगा मशीन में। उस मशीन का नाम क्या बताया गया? डायलाइजिंग मशीन। डायलाइजिंग मशीन में जब ब्लड इंटर करता है तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और ब्लड का प्लाज्मा में यूरिया प्रेजेंट है। क्लियर है कि डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया है? नहीं है। दूसरा, प्लाज्मा में यूरिया है। तो जब प्लाज्मा और डायलाइजिंग फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा इन दिस मशीन तो यहां पे डिफ्यूजन होगा। किसका डिफ्यूजन होगा? तो नाइट्रोजनस वेस्ट का, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन इज हाई इन प्लाज्मा एंड इट इज ऑलमोस्ट जीरो इन डायलाइजिंग फ्लूइड। तो प्लाज्मा से यूरिया निकल के आ जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। इस तरह से हमारा ब्लड धीरे धीरे करके स्लोली क्या होगा? फिल्टर होगा। जब ब्लड कंप्लीटली फिल्टर हो जाता है तो इस ब्लड को हम लोग बाहर निकालेंगे और बाहर इसको वापस पंप कर दिया जाएगा बॉडी में। और बॉडी में जब पंप किया जाएगा तो यहां पे यूज किया जाएगा वेन। वेन में हम लोग ब्लड को डालेंगे क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो। लेकिन एक और सवाल आता है कि जब बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो वो तो क्लॉट कर जाता है एंड क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम लोग को इस जगह पे कुछ एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस भी ऐड करना होगा। ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड को आउटर एनवायरनमेंट में क्लॉट करने ना दे, एंटी क्लॉटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। क्लियर? सो बाय दिस वे एक पर्सन जिसका किडनी फेल हो चुका है उसको हम लोग बॉडी उसका ब्लड को क्या करेंगे? हम लोग ब्लड को फिल्टर करेंगे। एक पर्सन जिसका ब्लड प्यूरिफाइड करना है, जिसका किडनी फेल हो चुका है, तो उसको डायलाइजिंग मशीन से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर? हमारा आज का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्या प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं? तो प्लांट के बॉडी से जो CO2 रिलीज होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग डे टाइम, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकलेगा ट्रांसपिरेशन के दौरान, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड निकलेगा गटेशन के दौरान। गटेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम लीव्स। या ऐसे प्लांट जिनका लीफ, जिनका साइज जो है छोटा है, उनके लीफ के ओपनिंग्स में, लीफ में कुछ ओपनिंग्स होता है, उन ओपनिंग से वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में निकलना, वाटर वेपर फॉर्म में निकलना, ऑक्सीजन, CO2, गम्स, रेसेंस, these are the excretory waste material of plant. प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल को अपने लीफ में और अपने बार्क में भी स्टोर करता है और जब ये लीफ और बार्क प्लांट से सेड हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, टूट करके अलग हो गया, तब वो वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से निकल गया बाहर। कोई स्पेशल एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है प्लांट में लाइक ह्यूमन बीइंग। क्लियर? सो दिस इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। थैंक यू।